हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं करंट अफेयर्स के इस सेट के साथ, जिसमें बात होगी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, विठल भाई पटेल, या नेपाल से रिलेटेड जो एंटर किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में, और मैत्री एक्सरसाइज, और इसी तरह से उदयगिरी और हिमगिरी जो कि फ्री गेट्स हैं, इनके बारे में। तो हम स्टार्ट ले रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे एनपीपीए के बारे में। जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स इंडिया के अंदर अगर कोई जो फार्मास्यूटिकल रिलेटेड जितने भी जैसे ड्रग्स वगैरह हैं या जो मेडिसिन्स हैं, वैक्सीन्स हैं, उनकी क्या प्राइसिंग होगी, उस चीज़ को रेगुलेट करने वाली एक अथॉरिटी है जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है, दैट्स दी एनपीपीए। तो ये ड्रग प्राइसिंग को कंट्रोल करती है ताकि लोगों को एक सही दाम पर वो मेडिसिन जो है अवेलेबल हो सकें। 1997 में ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, और ये डिपार्टमेंट किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर है ये। और आज जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड को, वैसे भी इंडिया बहुत एक अच्छा कह सकते हैं आपके हमारा योगदान है पूरे विश्व के अंदर। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर आज इंडिया की जो मेडिसिन हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन जो बनाने का खर्चा है वो काफ़ी कम आता है इंडिया में, ऐसा इसलिए है। तो हमने इस इंडस्ट्री को 2030 तक ये टारगेट रखा है कि हम 130 बिलियन डॉलर तक का जो हमारा यहाँ पर हम एक्सपोर्ट किया करेंगे ये इस इंडस्ट्री के थ्रू। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है उस पर ध्यान देना है। सिर्फ इसके अंदर आप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको बाकी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे करंट अफेयर है, दैट इज रिलेटेड टू द विठल भाई पटेल। उनके एक्चुअली ऑल इंडिया भी स्पीकर कॉन्फ्रेंस थी जो कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक ऑर्गेनाइज किया था, जिसे क्योंकि 100th एनिवर्सरी थी यहाँ पे विठल भाई पटेल की। इनसे संबंधित जो फैक्ट हैं, एक दो फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है वो याद रखने हैं। ये प्रेसिडेंट थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। एक्चुअली 1925 में ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे आज हमारी लोकसभा है, उस समय पर 1925 में इसका नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसके ये प्रेसिडेंट बने थे उस समय। तो उस चीज़ को एक 100 साल हो गए हैं 2025 में, तो ये ऐसा इसीलिए 100th एनिवर्सरी थी उस एक जो एक इंसिडेंस या उस एक मार्क की। तो आपने इसमें याद रखना है विठल भाई पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ब्रदर हैं, उन्होंने मतलब वो बॉम्बे से उन्होंने लॉ की है, और मतलब इंग्लैंड से वो पढ़े हैं, और उसके बाद उन्होंने बॉम्बे में अपनी उसको लॉ को प्रैक्टिस किया है। ये ज़रूरी नहीं है इन्फॉर्मेशन, इसको टोटली आप छोड़ सकते हैं। आपको जो पता होना चाहिए दैट 1924 में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1924 में ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, राइजिंग एज इट्स फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट इन द 1925। तो आपको ये भी याद रखना है 1924 में सिर्फ मेंबर थे। जैसे अगर कोई आज लोकसभा का मेंबर बन जाता है तो इसी तरह से ये मेंबर बने 1924 में। उस समय पर इलेक्शन हुए थे एक्चुअली। तो उन इलेक्शंस के अंदर तो ये नेचुरली वहाँ पे जीत गए थे, और वहाँ पर इनको फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट वहाँ बनाया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का 1925 में। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उस समय पर द वार्ड एंड वॉच सिस्टम ऑफ द पार्लियामेंट सिक्योरिटी। एक्चुअली क्या था कि 1929 में एक प्रकार की, जैसे जो अगर आप हिस्ट्री में आपने कवर किया भी होगा या जानते भी होंगे आप, कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्बिंग एक की गई थी उस समय पर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929। तो उसके बाद ना ब्रिटिशर्स को ये था कि वहाँ की जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है, वहाँ के जो सुरक्षा दायरा है वो तय करेंगे। जबकि जो विठल भाई पटेल हैं, ये स्पीकर थे या प्रेसिडेंट आप इनको कह सकते हैं उस समय पर, तो इन्होंने ये कहा कि नहीं, ये जो एक प्रेरोगेटिव, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ तय करने की पावर किसकी होनी चाहिए, वहाँ के स्पीकर की जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं। तो ये अपनी बात पर इस तरह से डटे रहे। हालांकि कोई से खास आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बस। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट नेपाल एंटर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे आखिरकार ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? ये मल्टी कंट्री, यानी कि काफ़ी कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और जहाँ जहाँ पर ये बिग कैट्स मिलती हैं, पहले आप बिग कैट्स को देख लीजिए ज़रा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लायन, टाइगर, चीता, जैगुआर, प्यूमा, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, इन्हें हम बोलते हैं दैट इज दी
बिग कैट्स, ये कैट फैमिली के हैं लेकिन दीज आर द बिग कैट्स। तो इनको ये जहां जहां पर भी मिलते हैं ऐसी कंट्रीज को हम बोलते हैं बिग कैट रेंज कंट्रीज। तो 90 से ज़्यादा बिग कैट रेंज कंट्रीज और नॉन रेंज कंट्रीज इसके अंदर मतलब भागीदार हैं इस कोalition के अंदर, इस अलायंस के अंदर, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। एंड यहाँ पर इनका मेन टारगेट क्या है कि जो हमने 7 कैट स्पीसीज हैं और उनके जो रहने की जगह हैबिटेट्स हैं उनको हमने बचाना है। तो नेपाल एक्चुअली इसके अंदर अभी एंटर कर गया है, तो ये याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है देख लेते हैं यहाँ पे। अब आपको ये चीज जरूरी है कि ये आइडिया किसने दिया था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2019 में IBCA को लॉन्च किया था और यहाँ पे मैसूरू कर्नाटका में लॉन्च किया था, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। और साथ ही साथ उस समय पर 2019 में ना एक्चुअली ये 50th एनिवर्सरी ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर के समय पर इसको 2023 में लॉन्च किया गया, क्योंकि हमने जो है ना प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में उस समय पर लॉन्च किया था, 2019 में प्रपोज किया गया, 2023 के अंदर इसको फुल फ्लैज लॉन्च कर दिया गया था IBCA को। तो ये आपको याद रखना है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसका आइडिया दिया था और जब इसको बनाया जा रहा था इस अलायंस को तो 16 कंट्रीज थी, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 7 जो है ना टाइगर्स, जो 7 कैट जो बिग कैट्स हैं उनको बचाने की बात होती है इसमें। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये आपको पता होना ज़रूरी है। और इसके अंदर से इंडिया में प्यूमा और जगुआर नहीं मिलते, तो इंडिया यहाँ इसमें से सिर्फ 5 जो तरह के स्पीसीज मिलती हैं उनको बचाने के लिए मतलब पूरी तरह से कमिटेड है। तो आपको याद रखना प्यूमा और जगुआर इंडिया में नहीं मिलते, या जहाँ जहाँ मिलते हैं वहाँ की कंट्रीज उनको बचाएंगी जो इस अलायंस का पार्ट है। अगेन बाकी अच्छी बातें हैं इसमें। सेक्रेटरीट आपको सिर्फ पता हो कि वो न्यू दिल्ली में इनका सेक्रेटरीट, एनफ है इतना। नेक्स्ट न्यूज़ है थोड़ा राइस को लेकर, ये न्यूज़ में था किसी रीज़न से, बट हमें राइस के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता देता हूँ। भारत के अंदर याद रखिए स्टेपल फूड है जो सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला एक खाद्यान्न है ये, जिसको हम बोलते हैं दैट इज ही चावल। इसी तरह गेहूं को हम यूज़ में लेकर आते हैं। तो और ये भारत के जितनी भी जहाँ जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं उतनी लैंड का 25% लैंड पर इसकी खेती होती है, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हम, तो ये भी याद रखनी है। और हमारा जो एक जैसे आपको बताया गया कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना, ये याद रखना है। ये चीज़ें आ जाती हैं पेपर में। ये खरीफ की क्रॉप है, इसका मतलब है इसकी खेती जो है ना मई ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती है, मई जून के अंदर इसको हम यानी कि स्टार्ट करते हैं इसकी खेती को। और जब इसकी खेती के लिए ना हमें एक अच्छे खासे पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए मॉनसून पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। मॉनसून अच्छा होगा तो चावल की खेती अच्छी होगी। 75 से 125 सेंटीमीटर का रेनफॉल रिक्वायर्ड होगा, उस एरिया में हो सकता है ये। वहाँ पे सनलाइट अच्छी होनी चाहिए उस एरिया में। 30 डिग्री दिन का और रात का तापमान 20 डिग्री के आसपास हो, और 40 डिग्री सेल्सियस तक ये जो पौधा है वो टॉलरेट कर सकता है। सॉयल के अंदर अगर थोड़ी सी सॉयल एसिडिक होगी तो अच्छा रहेगा, इसका मतलब है 5.5 to 6.5 तक यहाँ पे रहेगा। और विद एक ऐसी मिट्टी चाहिए इसको जिसके अंदर पानी ज़्यादा लंबे समय तक बरकरार रह सके, इसीलिए ये जो है ना ऐसे कंडीशंस के अंदर ही ये राइस की जो है ना कल्टीवेशन की जा सकती है। आपको ये भी याद रखना है वेस्ट बंगाल नंबर 1, सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पे पंजाब, अगर हम राइस प्रोडक्शन की बात करते हैं। रिसेंटली एक और न्यूज़ थी दैट इज जो सर बानी यास आइलैंड। सिंपली ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो क्रिश्चियन एक क्रॉस है एक ऐसे मुस्लिम कंट्री के अंदर मिला है, तो इसका मतलब वहाँ पे किसी समय पे क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार किया गया था। ये बात हो रही है एक्चुअली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। जैसे इंडिया के अंदर कई तरह के राज्य हैं, इसी तरह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो जगह है, जो देश है, उसमें कई तरह के प्रोविंसेस हैं, राज्य हैं। जैसे वहाँ पर दुबई एक राज्य है, वहाँ इसी तरह से जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं अबू धाबी, वहाँ का एक अलग प्रोविंस है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। अबू धाबी के अंदर एक आइलैंड है वहाँ पे जिसका नाम है सर बानी यास आइलैंड। तो ये काफ़ी फेमस जगह है वहाँ पे यास आइलैंड के नाम से।
वहाँ बस एक क्रिश्चियन क्रॉस मिला है और कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है बाकी इन्फॉर्मेशन की। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनका एक प्रोविंस इस तरफ बनता है, दैट इज़ यास या अबू धाबी, अबू धाबी के अंदर है यास आइलैंड, सर बानी यास आइलैंड। नेक्स्ट न्यूज़ एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विच इज़ इंडिया थाईलैंड मैत्री एक्सरसाइज 2025। याद रखिए, जब भी कभी एक्सरसाइज आती है तो किन दो देशों के बीच में है, कहीं और देशों के बीच में है, वो आपको याद रखनी है। इंडिया उसमें है या नहीं है, तो आपको जैसे इसमें देख रहे हो, इंडिया थाईलैंड की इस एक्सरसाइज का नाम है मैत्री। ये मैत्री एक्सरसाइज एक्चुअली मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये याद रखना है। दूसरी बात, ये इंडिया में 5 साल बाद अब हो रही है, और वो भी कहाँ पर, उमरोई मेघालय के अंदर। ये मेघालय के उमरोई में हो रही है, ये याद रखना है। आते हैं इस तरह क्वेश्चन अब। और हर साल ये जो है ना अल्टरनेटिव उसमें होती है, जैसे इस साल हाँ इंडिया में हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर जो है ये थाईलैंड के अंदर होगी। तो आपको ये याद रखना है, अल्टरनेटिव ईयर्स में ये लोकेशंस यहाँ पे चेंज होती है। एनुअल होती है, यानी कि हर साल होती है, इंडियन आर्मी और रॉयल थाई आर्मी के बीच में। 2006 से ये स्टार्ट मतलब हो रखी है, तो आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया रहेगा तो अच्छा रहेगा। शॉर्ट नोट्स तैयार करें इसके, और ज़्यादा नहीं। वुमेन्स इक्वालिटी डे 2025, एक्चुअली ये ना अमेरिका के अंदर मनाया जाता है, उसको बोलते हैं वुमेन इक्वालिटी डे। बस इतना आपको याद रखना है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि 19th अमेंडमेंट जिसकी वजह से जो यूएस की वुमेन है उनको वोटिंग राइट्स मिले थे, इसीलिए जेंडर इक्वालिटी अमेरिका के अंदर आई थी इस दिन। तो इसीलिए जो है वुमेन इक्वालिटी डे 2025 मनाया जाता है वहाँ पर, जो 26 अगस्त को मनाते हैं। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिफेंस से जुड़ी हुई है। दैट इज इंडियन नेवी टू कमीशन उदयगिरी एंड हिमगिरी। गाइज एक्चुअली क्या है कि पहले आप देख लीजिए, इस तरह की शिप्स जो होती हैं इनको हम बोलते हैं फ्रिगेट। फ्रिगेट का मतलब होता है जो काफ़ी तेज चलने वाली शिप्स होती हैं, जिसके थ्रू हम पेट्रोलिंग करते हैं, यानी कि एरिया की एक जैसे हम कोई वहाँ पे एंटर ना कर जाए, एक प्रकार से हम सुरक्षा करने के लिए इनसे जो है ना आसपास के वाटर एरियाज में चक्कर लगाते रहते हैं, तो सर्वेलेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, इनको बोलते हैं फ्रिगेट। तो आपको याद रखना है, ये दोनों जो नाम है ये फ्रिगेट्स के नाम है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि रिसेंटली उदयगिरी और हिमगिरी ये दोनों क्या हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, नॉर्मल शिप्स हैं, ओपीवी हैं, या क्या हैं? तो आपने कहना है ये एक फ्रिगेट्स हैं, तो और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने, इन दोनों को हमने मतलब भारतीय नौसेना का पार्ट बना दिया है। कमीशन करने का मतलब होता है नौसेना का पार्ट बना दिया है, और ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं। इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे क्या वर्ड है, स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ का मतलब है यदि दुश्मन देश इनकी लोकेशन पता करना चाहे रडार के थ्रू, तो वो पता नहीं कर पाएगा। ये इस तरह की कैपेबिलिटी वाले, जो यानी कि चीज़ अपने आप को बचा लेती है, अपनी लोकेशन ना आइडेंटिफाई करने दे, ऐसी चीज़ टेक्नोलॉजी को बोलते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी। तो ये स्टील्थ फ्रिगेट्स हैं, आपको ये याद रखना है। और इन्हें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और हो सकती है। अगर हम प्रोजेक्ट 17A की बात करते हैं, इसके तहत हमने क्या तैयार करना था, तो आपको ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, डिफेंस में प्रोजेक्ट 17A क्या है? तो आपने कहना है स्टील्थ एंड स्ट्रेंथ कंबाइंड, जो ऐसे फ्रिगेट हमने तैयार करने हैं, ये है प्रोजेक्ट 17A। उसके तहत हमने उदयगिरी और हिमगिरी को तैयार कर लिया है। और जो प्रोजेक्ट 17 था, प्रोजेक्ट 17 पहले आया था, उसके अंदर क्या किया जा रहा था, शिवालिक क्लास के स्टील्थ फ्रिगेट तैयार किए जा रहे थे। लेकिन अब हम एडवांस एक स्टील फ्रिगेट और तैयार कर रहे हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत। इसके अंदर हमने अपने इनबिल्ट मटेरियल यूज़ किया है, काफ़ी अच्छी बात है। ये एक और ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उदयगिरी जो है उसको बनाया गया है हम मझगांव डॉक शिप या जो शिप बिल्डर्स हैं लिमिटेड, एमडीएल मुंबई के अंदर उदयगिरी बनी, यानी कि एमडीएल मुंबई में। और जो आईएनएस हिमगिरी है उसे बनाया गया है कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, वहां पर बनाया गया है। तो ये भी याद रखना है। कंफ्यूज करने के लिए आपको बोलेगा कि दोनों को एक ही जगह पे बनाया गया है, तो आपने कहना है कि नहीं, उदयगिरी को मुंबई में और हिमगिरी को GRSC कोलकाता के अंदर बनाया गया है। इनका नाम F-35 और F-35 भी आपने याद रखना है, उदयगिरी का नाम है, F-34 है, हिमगिरी का नाम है। इन्हीं नाम की ना बहुत पहले भी वेसल रह चुकी हैं, परंतु उन्हें डीकमीशन किया जा चुका था। तो आपने ये भी याद रखना है, दोबारा से हमने डीकमीशन का मतलब है जिन्हें आप यूज़ में नहीं लेकर आ रहे हैं। पहले भी सी दो नाम की दो पहले वेसल सी, अब उन्हीं के नाम पर जिन्हें अब हमने हटा दिया है, उन्हीं के नाम पर दोबारा नाम रखा गया है।
INS Udaygiri is particularly notable as the 100th warship designed by the Indian Navy's Warship Design Bureau. ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो उदयगिरी है वो हिमगिरी डालेगा यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए अगेन। तो आपने कहना है जो उदयगिरी है वो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो जो है ना, जो शिप्स को डिजाइन करने वाला ब्यूरो है, कैसी शिप्स होनी चाहिए, डिजाइन कैसा हो, उस ये 100th डिजाइन था हमारे WDB का। कौन सा? INS उदयगिरी। आपको ये क्वेश्चन हो सकता है पेपर में। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। ये डल लेक में ऑर्गेनाइज किए गए थे श्रीनगर के अंदर, और आने वाले समय में भारत जो है ना ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम लोग भी जो ओलंपिक्स में वाटर गेम्स में भी जो है हम वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। तो इसमें आपको सिर्फ जो पता होना चाहिए वो क्या है, मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल्स यहाँ एक प्रकार से जीते हैं। तो मध्य प्रदेश का दबदबा काफ़ी रहा है और वाटर स्पोर्ट्स के अंदर। तो आपको पता हो कि खेलो इंडिया स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ हुआ है? डल लेक जो श्रीनगर में है। ऐसा करने से हमें क्या होगा, 2028 के ओलंपिक होने हैं लॉस एंजलिस के अंदर USA में, वहाँ पर हम लोग वाटर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ, जैसे कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग वगैरह जो होती हैं, जैसे आपने देखा होगा नौका वगैरह चलाते हैं पानी में, उस तरह की वाटर स्पोर्ट्स हैं ये। तो हम इस तरह की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हम वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करें, इसीलिए हम ये ऐसे खेलों को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं अभी। तो इससे संबंधित ये न्यूज़ से। लास्ट न्यूज़ इज अबाउट दी लोकसभा स्पीकर टू लीड इंडिया एट द 68 CPC इन बारबाडोस। गाइज अभी सिर्फ याद रखिए जो लोकसभा के स्पीकर हैं माननीय ओम बिरला जी, तो उन्होंने अभी एक कॉमनवेल्थ क्या है, जहाँ जहाँ पर भी जिन जिन देशों में अंग्रेज़ों का राज रहा था और बाद में उनको आज़ादी प्राप्त हुई, जैसे इंडिया को भी, उन देशों के समूह को बोलते हैं हम कॉमनवेल्थ। तो उनके वहाँ पे जो इन देशों की पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है बारबाडोस में, वहाँ पर ये 68th कॉन्फ्रेंस है बारबाडोस में, वहाँ पर इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने गए हैं। जो स्पीकर साहब हैं जो मिस्टर ओम बिरला, बस आपको ये पता होना चाहिए, डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस इस सेशन के लिए ये करंट अफेयर्स एनफ है। आई होप अगेन आप इन करंट अफेयर्स में से जो ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, बाकी इन्फॉर्मेशन को टोटली आप इग्नोर कर सकते हैं और यहीं से ही क्वेश्चंस जो है आने की उम्मीद बनी रहेगी। तो आई होप आप इनका चीज़ों का ध्यान रखें। अगेन इस तरह के कंटेंट आप तक जो पहुंचता रहे, इसके लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसीलिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच गाइस।